प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को लॉन्च की गई थी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जिसका लाभ भारतवर्ष के सभी पहले घर खरीदारों ने बहुत उठाया। करोड़ों के अंदर इसका लाभ उठाया है और ये स्कीम अभी 31 मार्च 2022 को समाप्त होने जा रही है। अब आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस स्कीम का लाभ नहीं उठा पाए हैं और कुछ कस्टमर ऐसे भी हैं जिन्होंने फ्लैट तो ले लिए हैं, घर तो ले लिए हैं और जहां से उन्होंने लोन लिया है उन पीएलआई ने, जिनको हम कहते हैं प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने या जिनसे उन्होंने बैंक से लोन लिया है उन्होंने, या फिर ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस जो होते हैं जिनको हम आम भाषा में फाइनेंस कंपनीज भी कहते हैं, वहाँ से भी अभी तक उनको सब्सिडी अप्लाई नहीं हुई है। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि हमने 2 साल पहले 2.5 साल पहले घर ले लिया है और हमारी प्री ईएमआई चालू है या हमारी ईएमआई चालू है, लेकिन अभी तक हमारे पीएलआई ने यानी कि बैंक ने हमारी सब्सिडी तक अप्लाई नहीं करी है। जब उनसे सवाल किया जाता है कि आपने सब्सिडी क्यों नहीं अप्लाई करी, तो बैंक या फिर एनबीएफसी कहता है कि अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रोजेक्ट अगर अटक गया या नहीं बना तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो आज इस वीडियो बनाने के पीछे मेरा मुख्य मकसद यही है, आप सभी जो कंज्यूमर हैं उनको आपकी पावर को बतलाना, आपके पास क्या शक्तियां हैं, आप खुद बैंक से किस तरह से फाइट करके अपनी सब्सिडी को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि 31 मार्च 2022 के पहले पहले आपको सरकार के पास आपकी सब्सिडी अप्लाई हो जाना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है और प्रोजेक्ट भी नहीं बनता है वो अलग बात है, लेकिन अगर सब्सिडी अप्लाई नहीं होती है तो फिर किसी भी सूरत में आप सब्सिडी अप्लाई करेंगे तो आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। तो आज मैं इस टॉपिक पर ही विशेष चर्चा करने आया हूं कि आप खुद किस तरह से बैंक से अपनी सब्सिडी के लिए अप्लाई करवा सकते हैं और सरकार से वो आपकी सब्सिडी 2,67,000 रुपये का लाभ ले सकते हैं। तो मैं आज आपको स्टेप वाइज स्टेप समझाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल ये आते हैं कि हम हमारी सब्सिडी अप्लाई कब करें, या यूँ कहें कि हमारी सब्सिडी अप्लाई कब होनी चाहिए। तो देखिए, ये सरकार की वेबसाइट है, ये CLSS आवास पोर्टल है, आप खुद भी इंटरनेट पे जाके इसको ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर FAQs हैं यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अब इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रेडिटिंग द इंटरेस्ट सब्सिडी, मतलब क्या प्रोसेस है इंटरेस्ट की सब्सिडी मिलने का। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, द सब्सिडी इज रिलीज्ड बाय द CNA बेस्ड ऑन द डिसबर्समेंट, मतलब आपके बिल्डर ने जब जब आपसे अपने कंस्ट्रक्शन से संबंधित डिमांड की और आपके बैंक ने जब जब उसको पैसा रिलीज़ किया, जब आपकी EMI शुरू होती है या प्री EMI शुरू होती है, उस दौरान ही बैंक का ये फ़र्ज़ होता है कि आपके पहले डिसबर्समेंट पे ही वो आपकी सूचना, आपकी सब्सिडी सरकार को भेजे और सरकार भी उसी अनुपात में हर एक डिमांड पर, हर एक किस्त पर जो बिल्डर को दी जाती है डिमांड, उसी हिसाब से उसी अनुपात में आपके लोन अकाउंट के अंदर सब्सिडी क्रेडिट करती रहती है। लेकिन ऐसा देखा गया है, बहुत सारे ऐसे NBFCs हैं जिन्होंने अभी तक इस फ़र्ज़ को नहीं निभाया और वो लोगों के साथ खेल रहे हैं। वो लोगों की उनको परवाह नहीं है कि इस व्यक्ति की सब्सिडी हमें अप्लाई करनी चाहिए जिससे इसको इसका लाभ मिले, और 2-2 ढाई साल होने के बावजूद भी आज ये हालत है कि लोग सिर्फ हर बार ये बैंक में फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि हमारी सब्सिडी का क्या हुआ, लेकिन उनको कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ खेला जा रहा है और इस बात की सूचना सरकार तो को भी नहीं है। ऐसी बहुत सारी NBFCs हैं, मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो जो कर रहे हैं बहुत गलत है। इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद है कि खुद व्यक्ति जो कंज्यूमर है वो फाइट कैसे करे। तो आइए मैं आपको आज 5 स्टेप्स बताता हूँ किस तरह से आप अपनी फाइट कर सकते हैं और अपना हक ले सकते हैं। कंप्लेन अगेंस्ट बैंक के खिलाफ कंप्लेन कैसे करें। तो 5 स्टेप आप देख रहे हैं सामने मैंने दर्शाए गए हैं, एक एक करके डिटेल के अंदर मैं इन 5 टॉपिक पर आपसे बात करूंगा। आप इन 5 स्टेप के ज़रिए किस तरह से अपनी सब्सिडी के लिए फ़ाइट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है मेल टू बैंक, यानी कि आपको अपनी पीएलआई को बैंक को मेल करना होगा और उनसे मांगना होगा हिसाब
कि आप मेरी सब्सिडी के लिए क्या कर रहे हैं, मेरी सब्सिडी का स्टेटस क्या है, जिसमें आप प्रॉपर आपकी इन्फॉर्मेशन डाल के, आपका लोन अकाउंट नंबर डाल के, आपने फ्लैट कहाँ से लिया है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ डाल के बैंक को सबसे पहले तो आप मेल करें, और उस मेल का आपको 30 दिन तक वेट करना है उनके जवाब का, और सर्विस रिक्वेस्ट नंबर उनसे ज़रूर आपको ले लेना है। अगर वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता है, 30 दिन के बाद हम चलेंगे स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 है प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर। 30 दिन के बाद में जब हमें कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिलता है तो हम प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को वही मेल को रेज करेंगे। प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर कौन होते हैं? ये इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है जो कि बैंक खुद अपॉइंट करता है उन लोगों की दरखास्त सुनने के लिए जिनकी कंप्लेन का बैंक रिप्लाई नहीं करता या वो अनसेटिस्फाई होते हैं। इनको हम ओम्बड्समैन भी कह सकते हैं। तौर पर देखा गया है कि यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपकी कंप्लेन की सुनवाई हो जाती है, जिससे आपकी ये जो कंप्लेन है उस पर रिव्यू हो जाता है और आपका यहाँ पर लगभग काम कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ अगर आपको जवाब ना मिले तो स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। थर्ड नंबर पे बैंकिंग ओम्बड्समैन आते हैं। ये सीनियर ऑफिसर्स होते हैं जो कि आरबीआई के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और ये उन लोगों की सुनवाई करते हैं जो कि सेकंड नंबर स्टेप पर यानी कि प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर से भी जवाब से भी अनसेटिस्फाई होते हैं। तो थर्ड नंबर पे आप अपनी सेम ईमेल को यहाँ पर बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास में रेज कर सकते हैं। यहाँ से हमें जवाब आना बहुत सुनिश्चित हो जाता है। अगर थर्ड नंबर के जवाब से भी आप अनसेटिस्फाई होते हैं तो चौथे नंबर पर एपिलेट ऑफ अथॉरिटीज़ होती हैं। ये सीनियर रैंक ऑफिसर्स होते हैं। आप अपनी कंप्लेन को सेम कंप्लेन को यहाँ तक भी पहुँचा सकते हैं। एपिलेट अथॉरिटी तक जाने के लिए आपको पहले 3 स्टेप से गुजरना होता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हम डायरेक्ट ही आरबीआई को हम सूचित कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है और चौथे नंबर का ये आपका एपिलेट अथॉरिटी है। फिर हम चलते हैं 5वें स्टेप पर, जो कि है सीईपी सेल। सीईपी सेल का मतलब है आपकी कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल, और ये रीजन ऑफिस है जहां पर कि आरबीआई ने इसको एक सेटअप किया है। ये 5वां और लास्ट स्टेप होता है। अगर आप चौथे स्टेप से भी अनसेटिस्फाई रहते हैं, आपको आंसर नहीं मिलता है, तो बैंक के खिलाफ आप सीईपी सेल तक पहुंच सकते हैं। आप देखेंगे किस तरह से सरकार ने हमारे लिए हर स्टेप बाय स्टेप हमारे कानून और हमारे को शक्तियां दी हुई है, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं उठा पाते हैं। लेकिन इसके ज़रिए हम वो सब कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो इस तरह से जो मैं आप तक बात पहुंचाना चाहता था, मैंने अपना काम किया है। अब जितने भी लोग पीड़ित हैं, जो भी लोग तकलीफ़ में हैं और सब्सिडी जो बैंक नहीं सुनवाई कर रहा है, अब आप चिंता ना करें। बैंक खुद आपको हाथ जोड़कर आपकी तकलीफ़ सुनेगा, और जिस बैंक ने जिस एनबीएफसी ने हमारे साथ या आपके साथ ऐसा किया है, उन पर तो पेनल्टी लगना लाजमी है। आरबीआई खुद इनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज करेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपको जिस तरह से मैंने स्टेप बतलाए हैं, उस स्टेप की तरीके से आप 1 to 1 चलते रहें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपकी सब्सिडी लाना, आपके हक की लड़ाई लाना आपका काम है। आप बिल्कुल डरें ना, बिल्कुल घबराएं ना। सरकार ने हमें ये सब कानून दिए हैं, ये हमारे लिए ही हैं, हमारे सपोर्ट के लिए हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है और बिल्कुल निश्चिंत रहना है। आपको और कोई भी प्रश्न हो और किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मेरे समय मिलते ही मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। आपकी पूरी कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की। थैंक यू वेरी मच।